हम इसमें हमारे रिसर्च बेस्ड थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा, तो आप सभी को इससे और हेल्प होगी। मैं शेयर कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन। बंद करो, वीडियो बंद करो, आवाज है बंद करो, आवाज सही करो। सभी को दिख रही है मेरी स्क्रीन, राइट? तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्या है, इसके बारे में हम ब्रीफली जान लेते हैं। और हमारे यूरिनरी सिस्टम में नॉन सर्जिकल ऑप्शंस क्या है, विदाउट ऑपरेशन हम इन बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मार्ग की ट्रैक की क्या क्या बीमारियां हैं। मेजर जो बीमारी है मेल में होती है, बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट यानी बीपीएच कहते हैं। सेकंड बीमारी होती है इसमें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। थर्ड जो बीमारी है जो ज्यादा करके पाई जाती है, इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहना। और बहुत सारे लोगों को इसके साथ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई होता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे, उसको मेडिकल लैंग्वेज में बीपीएच कहते हैं यानी बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। तो ये प्रोस्टेट क्या है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और इसके नीचे पेट में ही ये ग्लैंड होती है, इसको प्रोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसका काम होता है सेमिनल फ्लूइड या सीरम को स्टोर करना और इजैकुलेशन के टाइम इसको बाहर छोड़ना इस यूरिन के पाइप में। तो ये नॉर्मल प्रोस्टेट है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाती है। जब ये बढ़ती है तो यूरिन के पाइप को ये कॉम्प्रेस करती है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको यूरिन के सिम्टम्स अलग अलग शुरू हो जाते हैं, जिसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट सिम्टम्स कहते हैं। अब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कब से शुरू होती है, तो जनरली देखा गया है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ये 40 साल की उम्र के बाद दिखना शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंट्स 40 साल में अफेक्ट होते हैं, कुछ 50 साल में, कुछ पेशेंट्स 60 साल के बाद। बहुत लकी पेशेंट्स होते हैं जो 70-80 साल के बाद उनको सिम्टम शुरू हो जाते हैं। प्रोस्टेट जब बढ़ती है तो पेशेंट्स को अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब जनरली जब प्रोस्टेट के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले डिफिकल्टी इन स्ट्रेनिंग यूरिन यानी पेशाब करने को हमें जोर करना पड़ता है, या स्टार्टिंग को हमें शुरुआत में जोर करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ज्यादा सिम्टम दिखता है फ्रीक्वेंट नीड फॉर यूरिनेशन यानी पेशाब को बार बार जाने की संवेदना होती है। उसके बाद है कि पेशाब को वो डिफिकल्टी फॉर ब्लैडर एम्प्टिंग यानी पेशाब की थैली पूरी तरह से साफ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशाब की थैली में पेशाब रह जाता है। इसकी वजह से पेशेंट को लगता है कि बार बार यूरिन को जाए। उसके बाद है कोई पेशेंट्स को जब यूरिन में पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको पेनफुल यूरिनेशन यानी दर्द के साथ यूरिन होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। देखा गया है कि ये जब बीमारी होती है तो पेन कभी नहीं होता, इसलिए लोगों को लगता है कि उम्र हो गई तो बार बार पेशाब जाना ये नेचुरल है। लेकिन बार बार पेशाब जाना ये नेचुरल नहीं है। बार बार पेशाब जो जाते हैं ये प्रोस्टेट की वजह से होता है। लेकिन इस पे जब पेशेंट इग्नोर करता है और इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तब पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन शुरू होता है। तब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको पता चलता है कि मेरी तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है। फिर उसका ट्रीटमेंट लोग करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क क्या होता है, अगर आप कोई पेशेंट प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट नहीं करता है तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क ये होती है कि पेशेंट का यूरिन ब्लॉक हो जाता है यानी अचानक बंद हो जाता है। अब मैंने मेरे प्रैक्टिस में पिछले 16 साल से ये देख रहा हूँ कि ये जो यूरिन बंद होती है तो ये सबसे ज्यादा कॉमन इस बारिश के दिनों में होता है या ठंड के दिनों में होता है। इसका कारण यह है कि जब भी बारिश में बाहर माहौल ठंडा होता है तो यूरिन ज्यादा तैयार हो जाता है और इसकी वजह से यूरिन पूरी तरह साफ नहीं हो पाता है। कभी कभी रात में अचानक पेशाब रुक जाता है या बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि
जब ब्लैडर पूरी ज्यादा फैल जाता है, यूरिन कंप्लीट नहीं कर पाता, तो ये मसल उसको स्क्वीज कर देते हैं, इसलिए यूरिन रिटेन हो जाता है। इसको हम यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। और तब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कैथेटर को एडवाइस देते हैं। बेसिकली कैथेटर एडवाइस करने के बाद 15 दिन के बाद ट्रीटमेंट दवाई देने के 15 दिन के बाद कैथेटर निकाल के देखना चाहिए कि यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आजकल देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स जब कैथेटर लगाते हैं तभी एडवाइस करते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लो। मेडिकली देखा जाए तो पेशेंट को 15 दिन का चांस देना चाहिए कि उसका कैथेटर निकलता है नहीं निकलता है। उसके बाद फिर अगर नहीं निकलता है तो ही वो ऑपरेशन का सोच सकते हैं। लेकिन हम ऐसे पेशेंट भी ठीक करते हैं जो कैथेटर एक एक दो दो महीना भी लगा के चल रहे हैं, फिर भी हम अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, हमारे रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उनको ठीक करते हैं। अब इनमें सबसे पहले डॉक्टर लोग या हम लोग बोलते हैं पेशेंट को इन्वेस्टिगेशंस में अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड यानी क्या होता है? सोनोग्राफी। बहुत सारे लोग कर चुके हैं या जिनको पता नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर आपको ऐसी इमेजेस देंगे। इसमें आपको दिखाया गया है कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये है प्रोस्टेट है। और जब प्रोस्टेट बढ़ती है तो ये इस तरह से बड़ी हो जाती है और ब्लैडर में यूरिन ज्यादा बाकी रह जाता है। तो इसमें हमें पेशेंट को प्रोस्टेट बड़ी है नहीं बड़ी है, सबसे पहले हम सोनोग्राफी में देखते हैं। उसके बाद दूसरा इन्वेस्टिगेशन है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री यानी क्या है? आपको पेशाब का एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें एक चेयर में आपको यूरिन करने, ब्लैडर फुल करके यूरिन करने को हम पेशेंट को बोलते हैं। उसके बाद उसका फ्लो का ग्राफ पैटर्न हम देखते हैं। तो ग्राफ पैटर्न इस तरह से आता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जिन्होंने टेस्ट किया है। तो ये ग्राफ जो होता है वो नॉर्मल पेशेंट का ग्राफ इस तरह से होता है, जिनको प्रोस्टेट है नहीं। जिनको प्रोस्टेट है उनका स्लो धीरे धीरे आएगा और धीरे 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 कम हो जाएगा। और बहुत सारे पेशेंट्स की जिनकी नली बारीक होती है, जिसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उनका फ्लो एक लेवल के तक आके कंटिन्यू रहता है। इसको बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का फ्लो। तो जब भी किसी का फ्लो इस तरह से आ जाए तो उसने समझ लेना चाहिए कि उसको यूरिन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो चुका है। नॉर्मल फ्लो होता है कि यूरिन फास्ट आती है और जल्दी कंप्लीट हो जाती है। जब प्रोस्टेट होता है तो यूरिन स्लो आती है और स्लो निकल जाती है। ठीक है, तो ये है यूरोफ्लोमेट्री। पहली इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है सोनोग्राफी। अब क्यों करना जरूरी है? बहुत लोगों को लगेगा कि किस लिए। इसलिए जरूरी है कि सिर्फ प्रोस्टेट ही नहीं रहता, प्रोस्टेट के साथ किसी को स्टोन भी रह सकता है, किसी को ब्लैडर में ट्यूमर रह सकता है, किसी को प्रोस्टेट में नोडल्स रह सकते हैं। तो सभी चीजें देखने के लिए सिर्फ प्रोस्टेट है ये सोच के ही नहीं हम ट्रीटमेंट कर सकते। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट्स सभी चीजें उसको देख के अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट अच्छी तरह हो पाता है या कोई चीज हमसे मिस नहीं हो पाती है। यूरोफ्लोमेट्री तीसरा इन्वेस्टिगेशन इसमें हम जो करते हैं, इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये सभी ब्लड इन्वेस्टिगेशन साल में एक बार प्रोस्टेट के सभी पेशेंट ने करने चाहिए। इसमें है किडनी फंक्शन टेस्ट, सेकंड टेस्ट है पीएसए लेवल। किडनी फंक्शन टेस्ट में हम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया देखते हैं। अगर पेशेंट प्रोस्टेट का अच्छी तरह इलाज नहीं करता है तो उनमें क्रिएटिनिन आगे धीरे धीरे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से किडनी खराब होने के चांसेस हो रह सकते हैं। सेकंड टेस्ट ब्लड है पीएसए लेवल। पीएसए लेवल यानी ये प्रोस्टेट की कैंसर की टेस्ट है या प्रोस्टेट का कैंसर का प्राइमरी डायग्नोसिस हम इससे करते हैं। इंडिया में कैंसर का प्रोस्टेट का प्रमाण बहुत कम है फॉरेन कंट्रीज के, अमेरिका के कंपैरिजन में अगर देखते हैं। लेकिन पीएसए लेवल और ये केएफटी लेवल करना कंपलसरी है। इसके साथ ही थर्ड इन्वेस्टिगेशन है यूरिन रूटीन टेस्ट। तो इसमें हमें यूरिन में कोई इन्फेक्शन है, कोई पस सेल्स है, या किसी को यूरिन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये हम उससे पता करके ट्रीटमेंट और अच्छी तरह दे सकते हैं। अब इसमें सिम्टम क्या होते हैं? हम देख रहे थे कि ये पांचों सिम्टम्स या 6 सिम्टम्स हम इसको काउंट करते हैं, सभी को हम इवेल्युएट करते हैं। किसी को सभी सिम्टम रह सकते हैं, किसी को इसमें से कुछ रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे। सबसे ज्यादा बॉदरेबल सिम्टम है पेशेंट को रात में बार बार उठना। इसकी वजह से उसकी नींद नहीं होती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की डिस्टर्ब हो जाती है। प्रोस्टेट ट्रीटमेंट का एम ही है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। यानी क्या करना है कि उसका बार बार पेशाब जाना कम हो जाए, रात में कम से कम पेशाब को उठना पड़े, जिसकी वजह से उसकी नींद अच्छी तरह हो। तीसरा है कि उसको
अगर वो जर्नी करते हैं, बहुत सारे प्रोस्टेट के पेशेंट हम देखते हैं ट्रैवलिंग अवॉइड करते हैं या सोशल लाइफ अवॉइड करते हैं, क्योंकि कहीं जाएंगे कहीं बैठेंगे तो कहाँ हम यूरिन करेंगे या फिर उसका डर रहता है, तो इसकी वजह से सोशल गैदरिंग में जाने को भी पेशेंट काफी डरते हैं। तो इसलिए प्रोस्टेट ट्रीटमेंट का मेन एम है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना, यानी ये सिम्टम्स जो भी उसको ज्यादा डिफिकल्टी दे रहे हैं लाइफ में या उसके सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उसको कम करना, चाहे वो आप ऑपरेशन से करो या मेडिसिन से करो। हर चीज का एडवांटेज है, हर चीज का डिसएडवांटेज है। जब भी प्रोस्टेट का पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उनका AUA सिम्टम स्कोर कार्ड करते हैं, यानी हम ये जो 5 सिम्टम मैंने बताया उसको हम मेडिकली लेवल पे हम जज करते हैं कि उसकी सीवियरिटी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। जिस तरह से सीवियरिटी हम काउंट करते हैं उस तरह से उसका ट्रीटमेंट एग्रेसिव करना है, माइल्ड ट्रीटमेंट करना है या मॉडरेट ट्रीटमेंट करना है, ये हम डिसाइड करते हैं। ये मेडिकली हम जरूरी है कि इससे हमें पेशेंट की सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स हमें पता चले। अब जब सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के लिए बेसिक गोल्डन स्टैंडर्ड रूल कुछ कहे गए हैं, हम इसका एक ब्रीफ में देखेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है नॉन सर्जिकल का। क्यों ये नॉलेज आपको पता रहना चाहिए। जब भी प्रोस्टेट के ऑपरेशन को ऑपरेशन एडवाइस करते हैं, इसका मेडिकल टेक्स्ट में कुछ गोल्डन रूल्स दिए हैं। तो ये है कि बार बार रिकरेंट यूरिनरी रिटेंशन होता हो, यानी पेशेंट की यूरिन बार बार बंद हो रही हो। मेरी रिक्वेस्ट है किसी का आवाज शुरू है तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब, म्यूट कर ले अपने आप को सभी लोग। तो बार बार अगर पेशेंट को यूरिन रिटेंशन होके बार बार कैथेटर लगाना पड़ रहा है तो पेशेंट को हम या डॉक्टर्स लोग एडवाइस करते हैं कि ऑपरेशन कीजिए। एक बार कैथेटर लगाने के बाद ऑपरेशन की कोई जरूरत होती नहीं है। एक बार लगाया और 2 महीने के बाद फिर से हो रहा है और 2-4 महीने के बाद फिर से हो रहा है तो ही सोचते हैं। अगर पेशेंट को ब्लैडर में बड़ी पथरी हो चुकी है या हो रही है तो भी हम लोग, मेरी रिक्वेस्ट है किसी का वॉइस चल रहा है, बैकग्राउंड साउंड चल रहा है तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो, तो आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर ले या फिर एक से ठीक। तीसरा जो इंडिकेशन है प्रोस्टेट के लिए जो एडवाइस करते हैं डॉक्टर कि वो जब आपका क्रिएटिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए जिससे किडनी को आपको प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से आपको प्रोस्टेट का ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। मिस्टर एस कुमार आप खुद को म्यूट कर लीजिए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। चौथा जो ऑपरेशन का इंडिकेशन है कि आपको बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है तभी ऑपरेशन का एडवाइस करते हैं। तो ये 4 अगर चीजें हैं तो ही ऑपरेशन के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं या करना चाहिए। और भी हम विदाउट ऑपरेशन इन सभी कंडीशंस में हमारे रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। अब ऑपरेशन क्यों करना नहीं है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं या तो ऑन द स्पॉट ऑफ ऑपरेशन आपको बता दिया जाता है। इसमें सबसे मेजर कॉज है ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। अगर आपको किसी पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद मेजर इन्फेक्शन हो सकता है जिसके बाद किडनी डैमेज हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब को उनको कंट्रोल नहीं रह पाता है, तो लोग जो ऑपरेशन के बाद उनको जो प्रॉब्लम आते हैं तो जिनको बहुत सारे पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद पेशाब पे कंट्रोल नहीं रह पाता है, क्योंकि जब ऑपरेशन करते तो प्रोस्टेट का जो स्प्रिंक्टर होता है, स्प्रिंक्टर यानी हम देखेंगे कि प्रोस्टेट का स्प्रिंक्टर इस पार्ट पे होता है, तो ये ऑपरेशन करते वक्त आपकी नली को ज्यादा खरोदते हैं तो यहाँ के जो कंट्रोलिंग मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, जिससे पेशाब आपका कंट्रोल नहीं हो पाता, उसे इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो ये इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट्स बन जाते हैं तो पेशेंट को जिंदगी भर डायपर पहन के बैठना पड़ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप ऑपरेशन होगा तो सभी लोग सही हो गया, ऑपरेशन से भी कुछ केसेस अच्छे होते हैं लेकिन फिर से किसी को प्रॉब्लम हो सकता है।
तीसरा कॉम्प्लिकेशन है ऑपरेशन का स्ट्रिक्चर, यानी पेशाब की नली सिकुड़ जाती है, क्योंकि ऑपरेशन के वक्त अगर ज्यादा वहां पे प्रेशर या खरीद दिया जाए, प्रोस्टेट को बेसिकली खुरदते हैं जो ब्लैडर के पास जो रहती है उसी को, तो वो प्रोस्टेट छोटी हो जाती है, या वहां का स्फिंक्टर मसल जो है वो जो छोटा हो जाता है, उसको स्ट्रिक्चर कहते हैं। और तीसरा है फिटनेस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनेस्थेशिया, यानी किसी की अब ये उम्र जो है प्रोस्टेट पेशेंट्स की ये अबव 50 60 70 होती है। मैक्सिमम पेशेंट्स लोग इसमें डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज इससे अफेक्टेड होते हैं। तो कोई भी ऑपरेशन इस उम्र में, सिर्फ प्रोस्टेट का नहीं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उसके साथ अनेस्थेशिया या वो ये जो बाकी डिसीजेस है उससे कॉम्प्लिकेशंस के काफी सारे चांसेस होते हैं। इसलिए जहां तक हो सके ऑपरेशन हमें अवॉइड करने रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि विदाउट ऑपरेशन हम कैसे ठीक करते हैं। मैं पिछले 16 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, तो जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ उसको मैंने नाम दिया है प्रोस्टेट रिजुविनेशन थेरेपी, यानी प्रोस्टेट का हम पुनरुज्जीवन करते हैं। यानी प्रोस्टेट की साइज भी कम होती है, पहले जैसा आपका प्रोस्टेट या यूरिनरी ब्लैडर फंक्शन काम करना शुरू कर देता है। तो इसमें मैंने कुछ आयुर्वेदिक दवाई तैयार की है, जिसे हम वात कफ शामक दवाइयां कहते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा वो इसमें आयुर्वेद में वरुण साल है, उसके साथ आयुर्वेद में गोखरू है, चंद्रप्रभा है, और सौ पल्मेटो है। अलग अलग बहुत सारे मेडिसिन है जिनमें काफी रिसर्च हुआ है। तो मैं पेशेंट के अकॉर्डिंग ड्रग्स तैयार करता हूँ, या उनके प्रकृति, उनकी बॉडी सिस्टम, उनका बाकी सब कॉन्स्टिपेशन या अग्नि, यह सब देख के कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। आयुर्वेद में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही मेडिसिन सभी को इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि आयुर्वेद ये प्रकृति सापेक्ष है, यानी एक पेशेंट को एक दवा काम करेगी तो दूसरे पेशेंट को वो दवा 100% इफेक्ट उतना ही देगी, ये हम कह नहीं सकते। इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन हम करते हैं पेशेंट्स के अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। जैसे अभी कहते हैं कि अभी कोरोना का सिनेरियो है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी काफी सारे अच्छे उसमें काम करते हैं। आपने देखा है कि यह एलोपैथी भी जो मेडिसिन है सभी पेशेंट्स को हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि क्या हमारी बॉडी हर एक की डिफरेंट है, इंडिविजुअल है, और हर एक का बॉडी मैकेनिज्म टू एक्सेप्ट मेडिसिन, मेटाबोलाइज मेडिसिन ये डिफरेंट होता है। इसलिए एक दवा सभी पे काम नहीं करेंगी। अभी जैसे मालूम है कि मलेरिया के लिए एक दवा है क्लोरोक्विन, लेकिन मलेरिया के सभी पेशेंट वो क्लोरोक्विन से ठीक नहीं हो सकते। कुछ पेशेंट्स को आगे के वर्जन्स भी देने पड़ सकते हैं, या किसी को उससे भी फर्क नहीं पड़ता। सो ह्यूमन बॉडी इज दैट। सो इसलिए आयुर्वेद इसमें इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज ट्रीटमेंट पे ज्यादा इसमें स्ट्रेस देता है। तो अलग अलग हम डिसीज पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन तैयार करते हैं। इसमें सेकंड ट्रीटमेंट हम करते हैं कि 10 to 20% पेशेंट्स को उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट करनी पड़ सकती है। उत्तर बस्ती यानी क्या, पेशाब की नली से मेडिकेटेड ऑयल इंजेक्ट करते हैं, वो डेली बेसिस पे होता है, और विदाउट ये ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, मतलब पेशेंट को दवाई इंजेक्ट किया और इसको डिस्चार्ज कर दिया। ये सिंपल 5 to 10 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। इससे क्या होता है, विद इन 8 to 10 डेज, मैंने देखा है 1 week to 10 डेज में पेशेंट्स के सिम्टम इंप्रूव होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट है तो स्लो काम करेगा, धीरे काम करेगा, जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा। ये एक तो मिथ है, या फिर लोग उसमें मिसगाइड करते हैं, या जिनको कॉन्फिडेंस नहीं ऐसा ये कहते हैं। अगर उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट आप करते हैं अलोंग विथ मेडिसिन तो सिम्टम्स में काफी फास्ट रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स हमें दिखते हैं। यानी मैंने देखा है कि रात की पेशाब पेशेंट की 1 हफ्ते में भी कम हो जाती है। तीसरी ट्रीटमेंट है बस्ती। बस्ती यानी थेरेप्टिक इनिमा, जिसको हम कहते हैं, इसमें मेडिकेटेड काढ़े और दवाई के मेडिकेटेड ऑयल्स हम इंजेक्ट करते हैं। तो ये सब वात दोष की ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में ग्रंथों में जो सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि वात दोष का ट्रीटमेंट है बस्ती और उत्तर बस्ती। तो इस तरह से हम ये इन कॉम्बिनेशन से प्रोस्टेट रिजुविनेशन थेरेपी करते हैं और पेशेंट्स को काफी सारे रिजल्ट्स देते हैं। अब हम कुछ पेशेंट के रिपोर्ट्स देखते हैं, केस स्टडीज, यानी आपको इसमें समझ में आ जाएगा या हमारे रिजल्ट्स के बारे में आप जान सकेंगे। जैसे मैंने इन्वेस्टिगेशंस में बताया था कि यूरोफ्लोमेट्री करते हैं,
जब हमारे ट्रीटमेंट के पहले ये पेशेंट्स का यूरोफ्लोमेट्री रिपोर्ट्स हमने किया था तो ये इस तरह से था। इसका यूरिन का फ्लो 8.2 ml पर सेकंड है। ये मैक्सिमम 12 के ऊपर चाहिए। जब हमने ट्रीटमेंट की उनको तो पेशेंट का यूरिन फ्लो बढ़ गया, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। तो यूरिन फ्लो बढ़ जाने से पेशेंट को रिलीफ आ गया था। ये सेकंड केस है। इसमें प्रोस्टेट, ये सबसे डिफिकल्ट केस थी क्योंकि इसमें प्रोस्टेट का साइज 105 ग्राम था। डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बोला था और इसको कैथेटर भी लगाया था। उसकी यूरिन बाकी रहती थी 200 ml में से 170 ml, यानी 30 ml ही वो एम्प्टी कर सकता था। जब हमने ट्रीटमेंट किया तो उसका 105 का साइज आ गया है 54 ग्राम। ठीक है, और उसका पोस्ट वाइड यूरिन भी काफी नील आ गया, पर कम आ गया था पहले से, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो गया। और एक केस देखते, केस नंबर 3। इसमें पेशेंट का पोस्ट वाइड जो है, इसमें सोनोग्राफी में पोस्ट वाइड काफी जरूरी होता है क्योंकि इसमें जरूरी ये है कि मैंने देखे कि 100 ग्राम प्रोस्टेट साइज है और पोस्ट वाइड कुछ भी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। सोनोग्राफी में पोस्ट वाइड यानी पीवीआर कहते हैं, यानी बिफोर यूरिन वॉल्यूम, आपको ब्लैडर जब फुल कराते हैं और ब्लैडर एम्प्टी करने के बाद ये अगर 50 सीसी के ऊपर है तो दैट इज सिग्निफिकेंट, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। या सिम्टम्स है तो सिम्टम्स कम करने के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब इस केस में हम देखते हैं प्रोस्टेट का साइज 53 ग्राम्स था और पोस्ट वाइड था 80 ml। जब हमने ट्रीटमेंट की इसको तो उसका प्रोस्टेट का साइज भी कम हो गया, 34 ग्राम आ गया और पोस्ट वाइड भी सिग्निफिकेंट नहीं रहा। जनरली 80 हो गया, सॉरी, नो सिग्निफिकेंट पीवीआर, यानी कुछ भी नहीं था उसका। तो आयुर्वेद से भी इतने अच्छे रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। ये एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। अब जनरली लोग जो दावा करते हैं और एविडेंस के साथ कहना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये केस नंबर 4 है, इसका पीएसए लेवल यानी कैंसर की जो टेस्ट होती है वो बढ़ गई थी। बिफोर ट्रीटमेंट था 11.9। अब जब हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया उसका फिर 5 और 1 महीने बाद उसका पीएसए लेवल चेक किया तो 12 से लगभग उसका 5.25 तक आ गया, यानी प्रोस्टेट में जो इन्फेक्शन था, इन्फ्लेमेशन था, वो कम हो गया। और एक केस देखते हैं, इसमें भी शायद आपको ये दिखेगा नहीं, छोटे है, लेकिन इसमें प्रोस्टेट का पेशेंट का साइज है 37 सीसी, यानी जो लगभग 40 ग्राम था। जब ट्रीटमेंट किया तो 22 सीसी आ गया उसके बाद, यानी काफी कम हो गया। इसमें डॉक्टर ने भी लिखा है कि प्रीवियस रिपोर्ट से काफी साइज में रिडक्शन है। ये एक केस है, इनको ब्लैडर रिटेंशन से कैथेटर लगाया गया था। अब कैथेटर लगाने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। पैसे वाले लोग तो ऑपरेशन करके फ्री हो जाते हैं, चलो देखते हैं, लेकिन ये पेशेंट गरीब था, गवर्नमेंट में भी उसकी जाने की तैयारी नहीं थी। जब हमने उसको ट्रीटमेंट किया तो लगभग एक 40 से 60 दिन के बाद उसका कैथेटर निकल गया, सिर्फ मेडिसिन से। ठीक है, मेडिसिन जो हमारे कॉम्बिनेशन हम तैयार करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, उससे इसका कैथेटर निकल गया और ही इज फ्री फ्रॉम कैथेटर। तो ये इस पेशेंट को अब लगभग 5 साल हो चुके हैं, ही इज वेरी हैप्पी। कभी कभी इसको माइल्ड सिम्टम होते हैं लेकिन वो कुछ दवाई लेने के बाद ठीक हो जाता है, रिटेंशन बाद में उसको हुआ ही नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस है। ये एक फॉर सैंपल स्टडी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इस, ये तो हमारे हो गए केस स्टडीज। अब प्रोस्टेट में लाइफस्टाइल कैसी रहनी चाहिए, जिनको प्रोस्टेट के बहुत माइनर सिम्टम या है नहीं या होना नहीं चाहते, तो उन्होंने बेसिकली अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रोस्टेट के पेशेंट्स को ये कीगल एक्सरसाइज होती है, ये अगर रूटीनली करते हैं तो आपका ब्लैडर स्ट्रेंथ होता है। देखिए प्रोस्टेट ये बायोमैकेनिकल और हार्मोनल दोनों तरीके से अफेक्ट करता है आपको। बायोमैकेनिकल यानी क्या, आपके पेल्विक मसल्स जो है, यानी कमर के या पेट के नाभि के नीचे मसल्स है, ये स्ट्रांग रहने चाहिए। ये जब स्ट्रांग रहेंगे तो आपको ब्लैडर को स्ट्रांग या स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथन कर सकेंगे। इसमें क्या करते हैं, इस तरह से लेट के सिर्फ कमर को आपको ऊपर करना है, नीचे करना है। इससे पहले यूरिन एम्प्टी करके पूरा ये करना है। जब आप कमर ऊपर करोगे तो स्क्वीज करना है एनस को 5 सेकंड के लिए, फिर से उसको रिलीज करना है, फिर नीचे आ जाना है। ये आप दिन में 10 से 20 बार कर सकते हैं। ये पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है जो लोग बेंड करके कर सकते हैं, ये सूर्य नमस्कार। ये जब आप एक्सरसाइज करते हो तो सभी मसल्स आपके बैक के, पेल्विस के स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल एक्सरसाइज है। बुढ़ापे में दो ही चीज होती है आदमी को, एक तो उसकी लंग की कैपेसिटी कम होती है, दूसरा है जॉइंट की मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो जॉइंट की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रखने के लिए आपको सबसे अच्छी एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। कीगल एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार अगर आप डेली करते हैं तो आपका ब्लैडर का टोन अच्छा रहेगा, पेल्विक मसल स्ट्रांग रहेंगे और प्रोस्टेट की समस्या काफी कम होने में हेल्प होगी। अब इसमें और जिनको एक्सरसाइज है तो स्विमिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या से निजात पाना या होने ही नहीं देना है तो स्विमिंग है। दूसरा है प्राणायाम है। प्राणायाम में मूल बंध प्राणायाम सबसे अच्छा है। सबसे बड़ी बात आयुर्वेद कहता है कि कॉन्स्टिपेशन आपको अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने से आपको प्रोस्टेट के सिम्टम में काफी रिलीफ आता है। तीसरी चीज है आपको अल्कलाइन डाइट लेना है। अल्कलाइन डाइट यानी क्या है, आपको खाने में से नॉनवेज और एनिमल डेयरी फूड्स बंद करने हैं। ठीक है, तो इन्हें चाय भी लेंगे तो बिना दूध की लेनी है। इससे क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है और आपको पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर होता नहीं है। जो लोग अल्कलाइन डाइट पे रहते हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि वातवर्धक आहार कम करना चाहिए, यानी कि आपको चने नहीं खाना चाहिए, गवार सेंग नहीं खानी चाहिए, फली सेंग नहीं खानी चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए। ये सब चीजें वात को बढ़ाते हैं, जिससे प्रोस्टेट वात दोष बढ़ने से ही होती है। और आपको रेगुलरली करी लीव्स 5 से 10 करी लीव्स च्यू कर जो करते हैं उनको प्रोस्टेट में काफी हेल्प होती है। वॉलनट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। और डेट्स, जिनको डायबिटीज नहीं है वो डेट्स ले सकते हैं। वॉलनट्स सभी लोग ले सकते हैं। करी लीफ 10 से 15 अगर डेली च्यू करते हैं या करी लीव्स का काढ़ा भी बना के लेते हैं तो प्रोस्टेट को काफी हेल्प मिलती है। जिनको प्रोस्टेट है उनको सिम्टम में रिलीफ आने को हेल्प होती है अलॉन्ग विथ मेडिसिन। और जिनको प्रोस्टेट की शुरुआत है या जिनको प्रोस्टेट के लिए आगे नहीं होना, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स आप ये सब लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली इन सभी चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आप प्रोस्टेट का ऑपरेशन तो 100% अवॉइड ही कर सकते हैं। पिछले 16 साल से हमने हमारे सेंटर पे 16 साल से 10,000 से ऊपर केसेस मैंने ठीक किए हैं। इनमें बहुत सारे ऑपरेशन को इंडिकेट एडवाइस किए वाले भी थे। और इसके साथ मेरे सेंटर्स में यूरोलॉजी का पर्टिकुलर सेंटर है, स्पेशली फॉर यूरोलॉजी। यूरोलॉजी से रिलेटेड किडनी स्टोन, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, इनकॉन्टिनेंस, इन सभी को हम आयुर्वेदिक तरीके से विदाउट ऑपरेशन ठीक कर सकते हैं। मेरा सेंटर का नाम है कहालेकर यूरोलॉजी सेंटर। ये इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक सेंटर है, क्योंकि स्पेशली यूरोलॉजी में, आयुर्वेद पे सिर्फ यूरोलॉजी पे काम करने वाले सेंटर्स है नहीं, मिक्स ट्रीटमेंट करने वाले सेंटर्स है। मेरे अलग अलग ब्रांचेस है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, ये विजिटिंग सेंटर्स है। नांदेड़ महाराष्ट्र में मेरा सेंटर है। किसी को कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैंने इसमें मेंशन किया है। तो अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं अच्छी तरह से तो प्रोस्टेट के ऑपरेशन से बिल्कुल बच सकते हैं। प्रोस्टेट ऑपरेशन ये 100% श्योर है नहीं। बहुत सारे लोगों में अच्छा भी काम करता है, लेकिन साइड इफेक्ट्स और उसका फिर से रिकरेंस रेट देखा जाए तो हम अगर विदाउट ऑपरेशन इसको मेंटेन भी रखते हैं, जरूरी नहीं कि प्रोस्टेट एकदम नॉर्मल ही रहे। अगर मेंटेन भी रहते हैं, बार बार यूरिन नहीं जाते, रात में एक ही बार जाते हैं, फोर्स ठीक है, कभी ज्यादातर के ठीक है, कभी कभी वीक आता है, तो यू कैन मैनेज द थिंग्स। बार बार ऑपरेशन के बाद लीकेज होने से या नली बंद होने से अच्छा है थोड़े बहुत सिम्टम्स आप बेयर किए तो दैट इज ओके, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना जरूरी है।
तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था आपके फॉर द पीपल हु वांट टू नो अबाउट प्रोस्टेट एंड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी। तो एक 5 से 10 मिनट का हम क्वेश्चन सेशन और आंसर सेशन रखते हैं। किसी को क्वेरीज है तो आप मुझे अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ सवाल है या कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं।